नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ऐसी खबरें पहुंचाते हैं आप तक जो गैर मामूली होती हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अगर कौमी ख़बरों की बात करते हैं या फिर इलाक़ाई या मुकामी ख़बरों की बात करते हैं तो हम आप तक तमाम ताज़ा खबरें पहुँचाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर यानी आलमी सतह पर जो खबरें होती हैं वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बताते हैं कि इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है और अमेरिका में किस तरह हिंदुस्तानी वर्कर के लिए बहुत परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। वैसे में नाज़रीन अगर आप मुकामी ख़बरों की बात करते हैं, आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नए साल की तक़ारीब मनाने की तैयारियां हमारे शहर हैदराबाद में हो रही हैं, रियासत तेलंगाना में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर हो रही हैं। एक तरफ नए साल मनाने की पूरी तैयारियां हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरह तैयार है कि नया साल अवाम मनाए लेकिन पूरे अमन व अमान के साथ मनाए, किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है नए साल के मौके पर वो होती है शराबियों की जानिब से, यानी हालत नशा में वो गड़बड़ करते हैं, अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, हादसात का शिकार हो जाते हैं, हलाकत का भी शिकार होते हैं, अपनी ज़िंदगी से भी महरूम होते हैं। ऐसे में आपको बता दूँ कि ख़ुद हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर हैं वीसी सज्जनार खुद अब सड़कों पर आ गए हैं और वो रात देर गए तक जो चेकिंग हो रही है ख़ासतौर पर ड्रंक ड्राइविंग की, यानी शराब पीकर या हालत नशा में जो ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हमारे कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने चारशंबे को आपको बता दूं कि खुद दरमियानी शब तक गाड़ियों की तलाशियाँ ली, बंजारा हिल्स के तरफ और ख़ास तौर पर वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की गई थी और उस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक दिन में तकरीबन 304 गाड़ियां जब्त की गई और इसलिए जब्त की गई क्योंकि लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। जहां तक शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता है तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रहा है। तो बहरहाल वीसी सज्जनार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हैदराबाद में फ़िल वक्त 120 मुकामात पर तकरीबन पुलिस की 7 प्लाटून्स जो है वो यानी तलाशी ले रही है और पेट्रोलिंग कर रही है, इसका एहतमाम किया गया है। तो ये बहुत अहम काम है और मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर पुलिस चाहे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ अमन व अमान के साथ रहती है, लेकिन अगर पुलिस नहीं चाहती या पुलिस जानबूझकर कार्रवाई करती है तो फिर समझिए तासुब का मुजाहरा करती है, इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा करती है, जिस तरह शुमाली हिंद की रियासतों में हो रहा है, तो समझिए वहाँ पर अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। और हद तो ये है कि जो मासूम ज़िंदगियाँ होती हैं उनके लिए ख़तरात पैदा हो जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, एक तो ये ड्रंक ड्राइविंग के ख़िलाफ़ जो हैदराबाद पुलिस ने महाज खोला है उस बारे में हम आपको बताए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुराने शहर हैदराबाद में पहले सत्यनारायण जब डीसीपी थे उन्होंने शुरू किया था एक प्रोग्राम, यानी चबूतरा मिशन, एंटी चबूतरा मिशन शुरू किया था और आज हाल ये है कि पुराने शहर के कई मुकामात पर ख़ासतौर पर मैलार देवपल्ली और दूसरे इलाक़ों में पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और चबूतरे पे बैठने वाले जो नौजवान हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो ये फ़र्ज़ बनता है माँ बाप का, और माँ बाप अगर चाहें तो ये बच्चों को रात देर गए घरों से बाहर जाने से रोक सकते हैं। अगर नहीं रोकते तो समझिए कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। तो बहरहाल आपको ये बताना है कि अब नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है और याद रखिए कि जहाँ तक नए साल आता है लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये ज़िंदगी का एक और साल जाता है। तो पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसने इस साल अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए और किस तरह उसने लोगों की हक़ तलफ़ी की, क्या लोगों के साथ इंसाफ किया। ये सोचने वाली बात है। अगर इंसान इस तरह सोच लेगा तो यकीन मानिए कि जो जराइम हमारे माशरे में हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे और माशरा पुरसुकून अंदाज में तरक्की करता जाएगा। तो बहरहाल हमने आपको पहली खबर हैदराबाद सिटी पुलिस के बारे में सुनाई है और आपको ये बता दें कि ख़ास तौर पर हुसैन सागर है और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर मनचले जमा हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, नया साल मनाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि नया साल आता है तो ये एक नई सोच फिक्र भी लाता है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि नए साल में हम क्या करेंगे, अपने हालात को बदलेंगे, अपने ख्यालात को, अपने नज़रियात को, अगर गंदे ख्यालात हैं तो वो बदलेंगे और गुनाहों की तरफ जाने की बजाय नेकी की तरफ जाएंगे। अगर ये सोच लेगा इंसान तो फिर समझिए कि बहुत कुछ कर सकता है। तो बहरहाल पहली खबर तो ये थी, लेकिन और दूसरी खबर आपको ये बताते हैं कि जहाँ तक हमारे
यानी इंटरनेशनल लेवल की खबरों का ताल्लुक़ है तो इंटरनेशनल लेवल में अगर आपको बता दें कि तेहरान में तालिबान मुखालिफ एक साबिक़ सिक्योरिटी कमांडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये बहुत ख़तरनाक बात है और देखने वाली बात यह है कि तेहरान में सिक्योरिटी की तो बातें की जाती है लेकिन वहाँ कत्ल भी कर दिए जाते हैं। आपने देखा किस तरह इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया जो वहाँ पर पहुँचे थे तेहरान में, और किस कदर बड़ा ये सदमा था फ़लस्तीनी अवाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि तेहरान में इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो हुकूमत ईरान को ख़ास तौर पर ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, ऐसे खुफिया एजेंट्स पर, ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि मोसाद के भी एजेंट्स होते हैं, उन पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ये तालिबान का कत्ल जो हुआ है ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। तो बहरहाल तेहरान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालिबान के एक मुखालिफ सिक्योरिटी कमांडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है और उनका नाम है अकरमुद्दीन सर्री। अकरमुद्दीन सर्री तालिबान हुकूमत आने के बाद उन्होंने ईरान में पनाह ली थी और ईरान के वली असर स्ट्रीट पर अपने दफ्तर से निकलते वक्त उन्हें गोलियों से भून दिया गया और जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तब वो अपनी ज़ख्मों की ताप ना लाकर इस दुनिया से चल बसे हैं। और आपको ये बता दें कि अकरमुद्दीन सर्री जो हैं वो एंटी तालिबान मौक़िफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इसके अलावा जब वहाँ हुकूमत बनी थी यानी एंटी तालिबान हुकूमत बनी थी तो उसमें वो कई सूबों के पुलिस सरबराह की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी और हुकूमत के दौर में, साबिक़ हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर के तौर पर भी उन्होंने नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत ईरान को, हुकूमत ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत चौकस रहना चाहिए, चौकना रहना चाहिए, वरना आज देखेंगे कि किस तरह इसराइल ने धमकी दी है कि वो ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने भी ये ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है। इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के मंसूबे बना रहा है। अगर ईरान पर हमले के मंसूबे बनाता है इसराइल तो समझिए कि हालात फिर ख़राब हो सकते हैं और इलाक़ा यानी खलीजी जो इलाक़ा है वो फिर एक मरतबा बारूद के यानी के ढेर पर तो पहले से ठहरा हुआ है लेकिन एक मरतबा फिर शोलापोश हो सकता है। तबाही व बर्बादी के मनाजिर वहाँ देखे जा सकते हैं। अगर इंसान को तरक्की करना है, ममालिक को तरक्की करना है तो इस तरह के जंग व जद्दाल से बचना चाहिए। लेकिन ईरान पर अगर इसराइल हमला करेगा तो अब की मरतबा हालात बहुत ख़राब होंगे और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ज़िम्मेदार होगा। वैसे भी आपको बता दूँ कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगले माह यानी नए साल के मौके पर अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के ज़रिए वो ये बताएंगे कि किस तरह आपने देखा कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं उससे भी उन्हें वाकिफ़ करवाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से इजाज़त लेंगे कि ईरान पर हमला करना चाहते हैं हम, आप इजाज़त दीजिए। अब ये देखना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ज़्यादा दानिशमंद और बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं वो इसराइल की मक्कारी का किस तरह जवाब देते हैं। वैसे भी इसराइल अमेरिका के लिए भी ख़तरा बना हुआ है, अमेरिकी इदारों के लिए ख़तरा बना हुआ है और अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है और दूसरे जो ममालिक है वो जो इसराइल पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं। खुद हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है। मोदी हुकूमत इसराइल नवाज हुकूमत बन गई है, उसे भी अंदाज़ा नहीं है कि इसराइल किस तरह मुल्कों को धोखा देता है, किस तरह उनकी तबाही व बर्बादी का सामान करता है। आज हो सकता है कि इसराइल कुछ मदद कर रहा हो और इसराइल की ये मदद कर रहे हो लेकिन इसराइल नाकाबिल भरोसा है। नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक हिंदुस्तान और इसराइल के जॉइंट वेंचर्स का सवाल है, ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में भी ड्रोन्स बनाने का एक जॉइंट वेंचर यानी इसराइल और हिंदुस्तान का काम कर रहा है और अफसोस की बात यह है कि यहीं से फ़लस्तीनियों की तबाही व बर्बादी के सामान किए जा रहे हैं। हालांकि हैदराबाद एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर इंसानियत पाई जाती है, जहाँ पर मोहब्बत, जहाँ पर मुरव्वत पाई जाती है। तो बहरहाल नए साल के बाद क्या होता है, क्या नया साल खलीज यानी मशरिक़ वस्ता के लिए तबाही व बर्बादी लाएगा, दुनिया के लिए तबाही व बर्बादी का पैगाम लाएगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी आपने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अमन की बात करते हुए अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन उनकी तमाम कोशिशों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उन्हें नोबेल इनाम यानी अमन का नोबेल इनाम नहीं दिया गया। लेकिन बाद में
फीफा यानी फुटबॉल की जो आलमी तंजीम है उस ने एक नया एवार्ड शुरू किया, ख़ासतौर पर अमन के फीफा एवार्ड शुरू किया और अमन के नोबेल इनाम की यानी जो कद्र कीमत है वो घटाने की कोशिश भी की गई है। और पहला एवार्ड जैसा कि तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी और खुश करने के लिए, खुशामदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो गए, जज्बात में आ गए और कहा कि ये एवार्ड मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एवार्ड है। लेकिन याद रखिए, एवार्ड ज़िंदगी का वो होता है अगर आप लोगों को कटने से बचाते हैं। इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और फ़लस्तीनियों नहीं बल्कि हमास की जंग का आगाज़ होता है और उसके बाद से किस तरह इसराइल हमास से मुकाबला करने की बजाय आम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम शुरू कर देता है, उनकी नस्ली तथहीर शुरू कर देता है। और फिर आपने देखा कि किस तरह 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत थी। लेकिन ना इसराइल को शर्म आई और ना ही अमेरिका का ज़मीर जागा और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इसराइल की मदद करते रहे। उससे पहले जो बाइडन ने भी इसराइल की भरपूर मदद की। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका फ़लस्तीनियों के कत्ल में मदद करता जा रहा है और ये मदद हो सकता है इसराइल की जो मदद कर रहा है वो उसे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और वैसे भी आप देखेंगे कि अमेरिकी हुकूमत चाहे वो जो बाइडन की हो चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप की हो, इस मामले में काफ़ी बदनाम हो गई है। तो नए साल में अब क्या होता है ये देखने वाली बात है कि आखिर अमेरिका क्या करता है। क्या इसराइल ईरान पर हमला करेगा, ये एक सबसे अहम सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि नए साल में फ़लस्तीन में, ख़ासतौर पर गज़ा जो जिसे इसराइल ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, वहाँ पर तामीर नौ के जो काम होंगे वो क्या नए साल में बड़ी तेज़ी से शुरू किए जाएंगे, क्या फिर आलमी जो फोर्सेस है वहाँ पर तैनात की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 55 ममालिक की फोर्सेस तैनात की जाएगी। लेकिन इस्लामी ममालिक ने कहा है, ख़ासतौर पर तुर्की ने कहा है कि हम भी वहाँ पर अपनी फ़ौज तैनात करना चाहते हैं। लेकिन इसराइल ने कहा है कि हम किसी भी हाल में तुर्की की फ़ौज को फ़लस्तीन में ख़त्म नहीं रखने देंगे। तो बहरहाल ये खबरें हैं जो हमने आपको सुनाई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नया साल अगर मुस्बत अंदाज में शुरू होता है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा, वरना जंग व जद्दाल के साथ शुरू होता है तो समझिए तबाही और बर्बादी सारा साल मुक़द्दर बनकर रह जाएगी दुनिया का। वैसे भी दुनिया खुद परेशान है और ख़ुद आपने देखा कि किस तरह आबी तनाज़ात मुख्तलिफ ममालिक में यानी पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और के साथ भी हमारा आबी तनाज़ा चल रहा है, यानी हिंदुस्तान का आबी तनाज़ा चल रहा है। और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तान से कह दिया है कि हम तुम्हारे लिए पानी बंद कर रहे हैं। और फिल वक्त पाकिस्तान तलमला रहा है। लेकिन क्या इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत करेंगे, ये एक अहम सवाल है। और नए साल में ये जो तनाज़ा होता है, आबी तनाज़ा या पानी पर जो तनाज़ा हो रहा है, वो जंगों की यानी जंग व जद्दाल की सूरत भी या शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा कि माहौलियात के बारे में भी नए साल में क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हुकूमत माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जो जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ के जहदकार है वो कर रहे हैं। इस सिलसिले में अरावली का हम जिक्र करते हैं। 900 किलोमीटर तक ये जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगलाती सिलसिला है, इलाका है, वो यानी तकरीबन 4 या 5 रियासतों के लिए न सिर्फ पानी, पीने के पानी का इंतज़ाम करता है बल्कि वहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम करता है। वैसे भी अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 8 अरब जो है टन जो है ऑक्सीजन की पैदावार होती है सॉरी पैदावार होती है, जिसके नतीजे में लोग सांस लेते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा कर दिए गए हैं कि वहाँ अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। खुद हमारे मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्यात नितिन गडकरी ने भी शिकायत की है कि उन्हें 2-3 दिन में कई मरतबा एलर्जी से मुतासिर होना पड़ा है और उसकी वजह वहाँ के दिल्ली की आलूदगी है। और वहाँ दिल्ली में इंतज़ाम और दिल्ली में जो हुकूमत है वो बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है इस तरह के संगीन मामलात में आगे नहीं आती है। और आगे आती है तो फिर जंगलात के काटने के लिए आगे आती है, कानकनी के लिए दरवाजे खोलने के लिए आगे आती है और अपने सन्नतकार दोस्तों को मज़ीद दौलतमंद बनाने के लिए आगे आती है। इस तरह के इल्ज़ाम अपोजिशन आयद करती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अरावली हिल्स के बारे में आपको बता दें कि अब वहाँ पर तकरीबन आप दिल्ली की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं और मध्य प्रदेश की बात करते हैं और साथ ही गुजरात की बात करते हैं तो ये गुजरात के
के अहमदाबाद में जाकर रुकता है ये पहाड़ी सिलसिला, ये जंगलाती सिलसिला। और अब उन्हीं जंगलाती सिलसिले को अगर आप काटेंगे तो फिर सब्ज फेफड़े जिसे कहा जाता है इस इलाके को, उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ये जंगलात काट दिए जाएंगे और वहाँ पर कानकनी की इजाज़त दे दी जाएगी तो दिल्ली जो पहले से ही आलूदी से मुतासिर है, लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, उसके नतीजे में तबाही व बर्बादी ही दिल्ली वालों का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वालों का भी मुकद्दर बन जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि नए साल में अब क्या क्या होने वाला है ये तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नए साल का बिल्कुल आगाज़ होने वाला है। लेकिन आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह ईसाइयों पर हिंदुस्तान भर में हमले किए गए। फिरका परस्त दरिंदों ने किस तरह इसराइल के यानी नहज पर चलते हुए ईसाइयों को निशाना बनाया है। और आपको ये बता दूं कि इस तरह के वाक़यात ने आलमी जो तवज्जो है अपनी जानिब खींच ली है और लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का इमेज आलमी सतह पर ये जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं, जो शिद्दत पसंद, कट्टर पसंद है और मजहबी जुनून पसंद है, वो हिंदुस्तान की छवि को तबाह व बर्बाद करके रख रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे मुल्क की बदनामी होती है, मुल्क की मईशत पर असर पड़ता है। वैसे भी आप देखेंगे मुल्क की मईशत पहले ही तबाह हो चुकी है, डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर मुसलसल गिरती जा रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी तो आप देखते हैं कि लोग खुदकुशी भी करने लगे हैं। हद तो ये है कि IT सेक्टर के बारे में कहा जाता है, IT सेक्टर में भी जो माहिरीन होते हैं उनमें भी खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखना यह है कि नए साल में इस तरह के ख़तरनाक रुझान पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये पहली फुर्सत में इस तरह के रुझान पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, आपने देखा कि अपने पार्लियामेंट के इजलास में, हालिया इजलास में किस तरह गांधी जी के नाम से मौसूम जो है मनरेगा उसका नाम तब्दील किए करके के जी राम जी रखा गया है। और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के ज़वाल का आगाज़ हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी बाबा कौम महात्मा गांधी से इस कदर अदावत क्यों रखती है, इस कदर दुश्मनी क्यों रखती है कि उनसे मौसूम जो स्कीम है और जिसके ज़रिए जो बेरोज़गार हैं और ख़ास तौर पर देही इलाकों के बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा खासा रोज़गार भी मिला करता था। लेकिन ये कहा गया कि बीजेपी हुकूमत में जानबूझकर उस स्कीम को तासुब और जानिबदारी का निशाना बनाया गया। वैसे भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि कई बीमारियों का शिकार हो गई है, ख़ास तौर पर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मुस्लिम नाम के प्ले ग्राउंड्स है, मुस्लिम नाम के गार्डन्स है, इवन गार्डन्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन है या इलाके है या शहर है तो उसके नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। प्रयागराज आप देखें कभी किसी ने नाम नहीं सुना था बल्कि इलाहाबाद कहा जाता था। और अकबर इलाहाबादी आप देखेंगे कि किस तरह अपनी खूबसूरत शायरी में इलाहाबाद का जिक्र किया करते थे, लेकिन इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया है। तो इस तरह की जो तासुब व जानिबदारी बढ़ती जा रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ तेलंगाना में बीजेपी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हैदराबाद का नाम तब्दील करने पर भी ज़ोर दे रही है। जब भी इंतखाबात आते हैं, जब भी बीजेपी शिकस्त की जानिब दिखाई देती है तो फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर दूसरे लोग हों वो हैदराबाद का रुख करते हैं और बार बार कहते हैं हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर रखा जाएगा। और अफसोस की बात नहीं बल्कि शर्म की बात भी यह है कि हमारा जो तेलुगु मीडिया है, दूसरी ज़बानों का मीडिया है, वो हैदराबाद की बजाय भाग्यनगरम इस्तेमाल कर रहा है अपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में, अपनी खबरों में। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अगर मीडिया ही तासुब व जानिबदारी का शिकार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और वो ख़बर है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये AI के नतीजे में आप देखेंगे कि आलमी सतह पर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है और रोज़गार पर असर पड़ा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन जहाँ तक खलीजी ममालिक का सवाल है, ये कहा जा रहा है अमेरिका और बरतानिया की एक रिसर्च स्टडी मंजर-ए-आम पर आई है, तहक़ीक़ी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद मशरिक़ वस्ता में मेहनत कशों की बहुत ज़रूरत रहेगी। कम से कम आइंदा साल तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 लाख मेहनत कशों की सिर्फ 2 ममालिक में ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर एक अमेरिका और बरतानवी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने
ये तहकीक की है और बताया कि 2030 तक 15 लाख मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ास तौर पर यूएई में 12 लाख और सऊदी अरब में 11 लाख मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ सकती है आइंदा साल, ये कहा जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब हो या यूएई हो या ओमान हो या क़तर हो या फिर आप बहरीन की बात कर सकते हैं या कुवैत की बात करेंगे या फिर दूसरे ममालिक की बात करते हैं, तो जो अरब ममालिक हैं ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों को रोज़गार देने में उनका अहम किरदार है। वो हिंदुस्तानियों को पाल रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की मईशत में अरब ममालिक का अहम किरदार है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ जो पॉलिसी है वो तब्दील कर ले, क्योंकि वो इसराइल नवाज़ हैं और इसराइल सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने के, लोगों को कत्ल करने के, कत्लेआम के कुछ नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि आपके लिए बाज़ डिफेंस के शोबे में कुछ मदद कर रहा होगा, लेकिन ये मदद आर्जी साबित होगी और फिर तबाही और बर्बादी की तरफ वो ले जाएगा, ये सोच लेना चाहिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे बेरोज़गारी की, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर सऊदी अरब की बात करते हैं तो 30 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी वहाँ पर बरसर रोज़गार हैं और अपने मुल्क को अच्छे खासे यानी कसीर रकम यानी खतीर रकम रवाना करते हैं और फ़ॉरेन एक्सचेंज में बैरूनी ज़र मुबादला में खलीजी ममालिक से आने वाले पैसे का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, यानी रेमिटेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो यहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत का मुज़ाहरा करते हैं, दुश्मनी का मुज़ाहरा करते हैं। हद तो ये है कि आपने देखा कि हाल अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने कितने यानी 2014 से लेकर अब तक कितने मुस्लिम मुखालिफ जो बिल्स हैं वो मंजूर किए हैं। ख़ासतौर पर CAA की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि CAA शहरियत तरमीमी क़ानून मंजूर किया गया सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ये मज़हब पर मबनी है, लेकिन अदालतें भी खामोश बैठी हुई हैं। हालांकि अदालतों को अच्छी तरह मालूम है कि एक ये जो बिल पेश किया गया वो सिर्फ मज़हब पर मबनी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, वहाँ से अक़लियतें आती हैं तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें शहरियत दे दी जाएगी। तो बहरहाल शहरियत दी भी जा रही है और अब देखिए कि मगरबी बंगाल में कई ऐसी बिरादरियाँ हैं जो बांग्लादेश से यानी हिजरत करके बांग्लादेश से हिंदुस्तान मुंतकिल हुई और अब भी वो हिंदुस्तान की शहरियत हासिल नहीं कर सके। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म हो या BJP के जो लीडर है वो यही कहते हैं कि हम इन्हें शहरियत दे देंगे। तो मज़हब के नाम पर आप शहरियत देंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बिल जो है वो एंटी मुस्लिम बिल नहीं है। मिसाल के तौर पर शहरियत तरमीमी क़ानून का जो बिल है एंटी मुस्लिम है और ये अदालतों को भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर अदालतें ही अगर इंसाफ नहीं कर पाएंगी, अदालतें ही नाइंसाफ़ियों को नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेंगी, ये एक अहम सवाल है। अब जहाँ तक CAA का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शहरियत तरमीमी क़ानून में आपको बता दें कि अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक से हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं तो उन्हें शहरियत दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमान आएंगे तो उन्हें शहरियत नहीं दी जाएगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो मगरबी बंगाल में बांग्लादेश से जो हिंदू आए हुए हैं उन्हें शहरियत अब तक कुछ नहीं दी गई है। कम से कम ऐसे 1 लाख लोग हैं जिन्हें शहरियत नहीं दी गई है। उनके बारे में BJP ये तयख़ुन दे रही है कि आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शहरियत तरमीमी क़ानून लाया है और शहरियत तरमीमी क़ानून के तहत आपको हिंदुस्तानी शहरियत दे दी जाएगी। तो ये मज़हब की बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत कहती है कि हम मज़हब की बुनियाद पर किसी से इम्तियाज़ नहीं करते। ये सबसे बड़ा सबूत है और ये झूठ कहते हैं कि हम इम्तियाज़ नहीं करते। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात जाए तो वहाँ पर जो हिंदुस्तानियों की तादाद है उसमें गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें गुजराती और महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये गोल्ड बिज़नेस से लेकर यानी सोने या जेवरात के बिज़नेस से लेकर बिल्डिंग मटेरियल यानी अरबी में उसे कहा जाता है मवादुल बना और तामीरी अशिया जो होते हैं उसके बिज़नेस में ये हैं, पार्चे के बिज़नेस में, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में ये जो गैर मुस्लिम हैं वहाँ पर छाए हुए हैं। लेकिन क्या उनके साथ कभी इम्तियाज़ी सलूक किया गया वहाँ पर, ये उनसे पूछा जाए तो ये गारंटी से कहता हूँ, ये चैलेंज से कहता हूँ कि वो कहेंगे कि हरगिज़ हमारे साथ किसी किस्म का इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया गया। तो फिर यहाँ मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है? मोदी हुकूमत में मोदी जाते हैं सरकारी दौरों पर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक और वहाँ के आला तरीन एजाज़ात उन्हें दिए जाते हैं, तब भी उनका ज़मीर नहीं जागता। तो ये बहुत ही गहराई से और सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, अब मुत्तहिदा अरब इमारात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात ही नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता और GCC जो कंट्रीज़ है उसमें आप जाकर देखेंगे तो हमारे जो गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी है उनकी तादाद मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ
जिस तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। हद तो यह है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश की जा रही है और ज़बरदस्ती मसाजिद पर कब्जे किए जा रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मदारिस को शहीद किया जा रहा है। और हद तो यह है, आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने मदारिस एक्ट जो था उसे ख़त्म कर दिया है, उसे मनसूख कर दिया है। हालांकि कुछ नवंबर में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 16,000 दीनी मदारिस के इजाज़तनामे मनसूख करने का ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके हुक्म के ख़िलाफ़, उनकी हिदायत के ख़िलाफ़, उनके इक़दाम के ख़िलाफ़ हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी किया और इससे जिसके नतीजे में उन्हें मुँह की खाने पड़ी है। अब एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है कि हम मदारिस जो एक्ट है या मदरसा एक्ट है उसे यानी मनसूख करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी जानिबदारी है, मजहबी इम्तियाज़ है, मजहब की बुनियाद पर तासुब का मुजाहरा है। इस तरह के मुजाहरे माशरों को ही नहीं बल्कि मुल्कों को भी तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर मजहबी जुनून पसंदी अपने इंतहा को पहुँच गई थी और फिर आपने देखा कि किस तरह का हालात वहाँ हो गए। खुद म्यांमार में देखिए कि बुद्धिस्टों की मजहबी इंतहा पसंदी अपने इंतहा को पहुँची थी और आज वो मुल्क किस तरह तबाह व बर्बाद होकर रह गया है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी हुकूमत को भी समझ जाना चाहिए, नया साल आ रहा है, अगर नए साल में आप इस तरह की कभी हरकतें या बुरी हरकतें करेंगे, खबीस हरकतें करेंगे तो इससे आपका तो फ़ायदा होगा, कुछ आर्जी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का नुकसान होगा, हिंदुस्तानी अवाम का नुकसान होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि AI के बाद यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में दुनिया भर में लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन खलीजी ममालिक में ऐसा कोई बात नहीं है। आइंदा बरस कम अज़ कम 15 लाख मेहनत कशों की ज़रूरत होगी हर एक मुल्क को। मुत्तहिदा अरब इमारात के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 लाख मेहनत कशों की या अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होगी, जबकि सऊदी अरब को 11 लाख और दूसरे ममालिक को भी लाखों की तादाद में मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो सप्लाई करते हैं मेहनत कश वो हिंदुस्तान सरफहरिस्त है। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का हाल ये है कि उसने इसराइल को भी तकरीबन 20,000 लोग भेजे हैं, मजदूर भेजे हैं, जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है और बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों से है। तो बहरहाल एक तो ये बात रही। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि डिजिटल अरेस्ट का जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हिंदुस्तान में वो इंतहाई भयानक है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए कोई आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ, मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से बात कर रहा हूँ, मैं CBI से बात कर रहा हूँ। इस तरह वो धोखेबाज, वो मक्कार आपको डराएगा, धमकाएगा और कहेगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है और मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें इंटरनेशनल लेवल पर सरगर्म हैं उससे भी आपके ताल्लुकात हैं और इस तरह वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेगा। यानी डिजिटली तौर पर वो अरेस्ट आपको कर लेगा और आपको ब्लैकमेल शुरू करेगा। लेकिन पहले तो वो आपके बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल करेगा कि बैंक अकाउंट में आपका पैसे कितने हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या मुंबई में पेश आया। मुंबई में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं और यकीन मानिए कि जहाँ पर धोखा होता है, तबाही बर्बादी वहाँ ज़रूर आ जाती है। तो बहरहाल एक 80 साल प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करते हुए लूट लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि उस शख्स ने, उन मक्कारों ने, उन धोखेबाजों ने जिन्हें उन्हें लूटा है, पहले फ़ोन किया और कहा कि हम पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं और हमें खबर मिली है कि आपके नाम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दाना जो ताल्लुकात हैं उसमें आए हैं, आपके आलमी सतह पर सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं। ये जो साबिक प्रोफेसर है उनकी उम्र 80 साल है, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक मशहूर मारूफ इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी शोबे के सदर हुआ करते थे। तो बहरहाल आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस यानी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी 9 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए लूट लिए गए, उड़ा लिए गए। तो ये खबरदार रहिए, आपको भी इस तरह के फ़ोन आ सकते हैं, इस तरह के फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपको भी लूटा जा सकता है। और आप खुद हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो आपने देखा कि किस तरह जो हैदराबाद सिटी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो कैसे लोगों की मदद करना चाहती है। यानी ई चालानात आप दाखिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चालानात। तो फिर ऐसे में यहाँ पर भी धोखेबाजों ने बहुत ही
ख़तरनाक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। वो खुद एक ऐसी साइट वेबसाइट बनाए हैं जो पुलिस की हूबहू पुलिस वेबसाइट की नकल है, और वहाँ पर कुछ दिन पहले एक आदमी ई चालान भरने की, यानी बार बार ये मैसेज आ रहा था कि ई चालान भर दीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल उसने उस लिंक पर जो धोखेबाजों ने दिया था ई चालान भरने की कोशिश की, भी चालान भर भी दिया, और उसके बाद उसके 6 लाख रुपए उड़ा लिए गए। तो सब खबरदार, आप इस तरह के जो इक़्तिसादी या माशी जो ऑफेंडर्स है या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनके शिकंजे में आने से बचें, और किसी को अपना पासवर्ड, किसी को अपना अकाउंट नंबर ना दें, ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको हम बता रहे थे। मुंबई में ये वाक़या पेश आया है। एक साबिक़ प्रोफेसर 9 करोड़ रुपए, कोई मामूली रकम नहीं होती, ज़िंदगी भर की कमाई होती है, उससे महरूम हो गए। मुंबई में कुछ माह कबल ऐसा ही भी वाक़या पेश आया था जब एक खातून को जो अमेरिका जा रही थी, और आप देखेंगे कि अमेरिका जा नहीं रही थी बल्कि अपनी बेटी के लिए पसंदीदा डिशेस अमेरिका रवाना कर रही थी, और फिर उसके बाद ये हुआ कि खातून को फ़ोन आया कि आपने अपनी बेटी को जो डिशेस रवाना की है, जो यानी ग़िज़ाई अशिया रवाना की है, उसमें यानी मंशियात थे और ऐसा था वैसा था, यानी बहुत ही परेशान करके 1.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। तो इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उससे खबरदार रहिए, वरना आपके जो बैंक अकाउंट है उसका सफाया कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये खबर हमने आपको सुनाई है, और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह AI के ज़रिए यानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, फिर आप देखेंगे कि दूसरे जो IT ज़राए हैं उसके ज़रिए किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है। ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है, और आपको अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की ख़तरनाक जो चीज़ें होती हैं वो माशरे के लिए तबाहकुन साबित होती हैं। तो ये चीज़ों से ख़बरदार रहिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हिंदुस्तान में सियासी हालत का सवाल है, आप देखेंगे कि 2024 के दौरान ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई यानी पॉलिटिकल फ़ंड हासिल करती है वो पार्टी, तो वो BJP है। तकरीबन 6000 करोड़ से ज़ायद का फंड उसे हासिल हुआ है। जबकि हाल ये है कि अब कब खैर नहीं उन लोगों की जिन्होंने बैंकों में पैसा जमा कराया है। ये भी इतलात आ रही हैं कि RBI लाखों करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अगर इन्वेस्ट करती है, तो अगर धोखा होता है तो फिर बैंक जो अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए परेशानियों का बायस बन सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह ये जो वाक़यात पेश आते हैं उसका शिकार बनने से बचे रहिए। और अगर आपको कोई फ़ोन आता है तो फौरी जो साइबर सिक्योरिटी होती है हमारी पुलिस की या साइबर पुलिस होती है, उसके साथ आप रब्त पैदा कर सकते हैं, और रब्त पैदा करके ये बता सकते हैं कि किस तरह उन्हें लूटा जा रहा है। एक और ख़बर की जानिब नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि टोरंटो कनाडा से है। आपको बता दें कि जब किसी की मौत आती है तो लाख दुनिया कोशिश कर ले, उसे नहीं बचाया जा सकता। तो हम बात कर रहे हैं एक 44 साल हिंदुस्तानी प्रशांत की, और आपको बता दूं कि कार्डियक अरेस्ट, ये कहा जा रहा है कि वो मुश्तबा कार्डियक अरेस्ट के नतीजे में अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। वो एक हॉस्पिटल जाता है, इमरजेंसी रूम एरिया में इलाज के लिए जाता है, और वहाँ उसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, ये रखिए, इनको बिठाइए। तो बहरहाल वो बेचारा वहाँ 8 घंटे इंतज़ार करता है और फिर अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। सॉरी। तो प्रशांत श्री कुमार की हम बात कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि 22 दिसंबर को जब वो काम पर था अपने सीने में दर्द महसूस किया, और उसके बाद ग्लोबल उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये बात ग्लोबल न्यूज़ ने बताई है। और आपको ये बता दूं कि इस खबर को लेकर का भी अफसोस का भी इजहार किया जा रहा है कि कनाडा जैसे मुल्क में इस तरह की कोताही वो भी मेडिकल फील्ड में हो रही है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। ये वाक़या जो पेश आया है, ये बताया जाता है कि ग्रे नन्स हॉस्पिटल साउथ ईस्ट एडमंटन में पेश आया है, जहां पर प्रशांत को ले जाया गया था, जहां पर उसका चेक भी किया गया और उसे वहां पर सीट पर लिटा दिया गया। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो वेटिंग रूम में ये सीट थी, वहाँ पर वो लेटा रहा, मतलब उसको कोई होश नहीं था, और ये कहा गया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन 8 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद तो वो दर्द बर्दाश्त ना कर सका और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत के वालिद हैं कुमार श्री कुमार भी बहुत परेशान हुए, और
انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے خود ان سے کہا کہ پاپا میں درد برداشت نہیں کر سکتا، اور 8 گھنٹوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹرز انسانیت کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے، اس کا چیسٹ پین میں ہو رہا ہے، اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہو یا ہارٹ اٹیک ہوا ہو، تو وہ اگر ہاسپٹل آتا ہے تو ڈاکٹر کو ایک فرشتہ سمجھتا ہے، لیکن ڈاکٹرز ہیں کہ اگر اس کے پر توجہ نہیں دیتے تو مریض 44 سال کا مریض اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح باپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ باپ کو خود پرشانت نے بتایا کہ پاپا میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ کم از کم یہ 15 جو ہیں یعنی 15 سے 10 گھنٹے اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسانیت کے چہرے پر ایک بڑا دھبا ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے اور جو میڈیکل شعبہ تھا، وہاں کا طبی عملہ تھا، اس نے الیکٹروکارڈیوگرام یعنی ECG بھی کیا تاکہ دیکھا جائے کہ کیا اس کا دل کس طرح کام کر رہا ہے۔ پرشانت کے والد کا یہ بھی کہنا ہے، اس کے خاندان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی وہاں پر اسے سہولتیں نہیں پہنچائی گئی، اور اس طرح کے واقعات میں وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا۔ تو بہرحال کسی ہندوستان میں بھی اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹلس تو دور کی بات ہے، اب تو یہ ہے کہ فرقہ پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت اتر پردیش کی کسی اسپتال میں زچگی کے لیے ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے لیبر پین کے دوران، تو ڈاکٹرز کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی زچگی مت کرو۔ تو یہ انسانیت نہیں ہوتی، یہ بہت ہی شیطانیت ہوتی ہے، یہ درندگی ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ فرقہ پرستوں کو یا فرقہ پرستوں کے کارروائیوں کو نہیں روکیں گے تو یقین مانیے کہ ہندوستان بہت ہی خطرناک دور میں داخل ہو جائے گا، ایک خطرناک ہی نہیں مرتبہ تو ہلاکت خیز دور میں داخل ہوگا، اور اس کے لیے ذمہ دار عوام ہوں گے، کیونکہ یہ جو کٹ حکومتیں آتی ہیں، جو پالیٹیشینز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا اقتدار بھی مستقل نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ زہر گھول دیتے ہیں ماحول میں، فرقہ پرستی کا مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کو ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے ملک کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ملک کو نہیں بچائیں گے تو پھر سمجھیے کہ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہوں گے جتنے یہ لوگ قصوروار ہیں۔ تو بہرحال ہم آپ کو یہ خبریں سنا رہے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کہ وہاں پر واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مسجد حرمین یعنی حرمین شریفین میں تمام آپ دیکھیں گے کہ جو متمرین آتے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ وہاں پر جو سعودی حکومت انتظامات کرتی ہے وہ غیر معمولی ہوتے ہیں، اور ایسے میں یہ کہنا کہ وہاں کے جو انتظامات ہوتے ہیں، بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس قدر تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پر، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان آپ کو وہاں پر دکھائی دے گا، یعنی گورا دکھائی دے گا، کالا دکھائی دے گا، اور پست قد دکھائی دے گا، طویل قامت دکھائی دے گا، یعنی حسین و جمیل خوبصورت دکھائی دے گا، لیکن بدصورت بھی دکھائی دے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہاں صرف اپنے رب سے کے آگے سربسجود ہونے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور وہ اب سعادت حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، اور روحانی سطح پر اپنے درجات بلند کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔